भारतीय इतिहास में ना एक ऐसा साम्राज्य है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन उसी साम्राज्य ने हमारे उपमहाद्वीप की किस्मत बदल कर रख दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मराठों की। एक ऐसी ताकत जिसने सिर्फ मुगलों को ही चुनौती नहीं दी, बल्कि अंग्रेजों के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा भी यही बने। अच्छा, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है। सोचिए जरा, जब अंग्रेज भारत में अपनी ताकत बढ़ा रहे थे तो उनका असली मुकाबला किससे था? ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या आएगा? मुगल, है ना? पर क्या सच में ऐसा था? तो जवाब जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो। जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मुगल नहीं थे, वो थे मराठा। असल में 18वीं सदी के बीच तक आते आते पूरे उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर मराठा ही थे। तो चलिए आज उनकी ही कहानी समझते हैं कि वो इस मुकाम तक आखिर पहुंचे कैसे। तो सवाल ये है कि मराठों की ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है दक्कन के पठार से। देखिए, किसी भी साम्राज्य को समझना होना तो उसकी जड़ों को समझना बहुत जरूरी होता है, और मराठा शक्ति की नींव भी दक्कन की एक बहुत ही खास पहचान में छुपी है। यहाँ वो चीजें हैं जिन्होंने दक्कन की पहचान को बनाया। देखिए, ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, यहाँ एक भाषा थी, मराठी, जिसके साहित्य 12वीं सदी से चला आ रहा था। यहाँ यादव वंश का एक साझा इतिहास था, और सबसे ज्यादा जरूरी भक्ति आंदोलन। ज्ञानेश्वर और तुकाराम जैसे संतों ने क्या किया? उन्होंने मुश्किल ज्ञान को आम लोगों की भाषा मराठी में पहुंचाया। इससे एक जबरदस्त कल्चरल यूनिटी, एक सांस्कृतिक एकता पैदा हुई। और जानते हैं, इसी जमीन से, इसी मिट्टी से एक ऐसा लीडर निकला जिसने इतिहास का रुख ही बदल दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज। देखिए, उन्हें सिर्फ एक राजा की तरह देखना ठीक नहीं होगा। वो एक क्रांतिकारी थे, एक विजनरी, जिनकी सोच ने एक पूरे साम्राज्य की नींव रखी। शिवाजी के इस पूरी क्रांति के दिल में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया था, स्वराज्य। अब ये सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम या सेल्फ रूल नहीं था। नहीं, शिवाजी के लिए स्वराज का मतलब था इकोनॉमिक फ्रीडम, कल्चरल फ्रीडम, मतलब एक ऐसा राज्य जो हर तरह से आज़ाद हो, संप्रभु हो। तो सवाल उठता है कि शिवाजी इतने सफल कैसे हुए? खैर, उनकी सफलता के 3 मेन पिलर्स थे। पहला तो था स्वराज्य का विजन, जिसके बारे में हमने अभी बात की। दूसरा, गुरिल्ला युद्ध में उनकी मास्टरी, मतलब इलाके की समझ, स्पीड और स्मार्ट टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी सेनाओं को हरा देना। और तीसरा था सर्जिकल स्ट्राइक, यानी बिना ज्यादा नुकसान के सीधे अपने टारगेट पर हमला करना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है शाइस्ता खान के कैंप पर किया गया हमला। शिवाजी की मिलिट्री स्ट्रैटेजी ना सच में रेवोल्यूशनरी थी। वो पारंपरिक तरीकों से नहीं लड़ते थे। उनका पूरा फोकस था स्पीड, सरप्राइज और जमीन की गहरी समझ पर। अच्छा, चलिए देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता था। आइए शिवाजी की कुछ सबसे मशहूर जीतों को देखते हैं। सोचिए, एक तरफ अफजल खान की इतनी बड़ी सेना, शिवाजी ने क्या किया? कूटनीति का नाटक किया और फिर वागनख से उसका काम तमाम कर दिया। या फिर पुणे में शाइस्ता खान का वो विशाल मुगल कैंप, उस पर रात के अंधेरे में घुसकर हमला करना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। और हाँ, सूरत जैसे अमीर बंदरगाह को 2 बार लूटा, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखा कि किसी भी धार्मिक जगह को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन शिवाजी की महानता सिर्फ जंग के मैदान तक नहीं थी, वो एक कमाल के एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उनका ये एक निर्देश ही काफी है, घास का एक तिनका भी जबरदस्ती नहीं छीनना चाहिए। ये लाइन उनके न्याय और अच्छे शासन के विजन को साफ साफ दिखाती है। अब जरा इस तुलना को देखिए। इससे पता चलता है कि शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन अपने वक्त से कितना आगे था। उन्होंने क्या किया? खानदानी पदों को खत्म किया, मतलब जो काबिल है उसे ही पद मिलेगा। अधिकारियों को जमीन या जागीर नहीं, बल्कि सीधे खजाने से सैलरी दी जाती थी। क्यों? ताकि उनकी वफादारी जमीन से नहीं, राज्य से हो। करप्शन रोकने के लिए रेगुलर ट्रांसफर होते थे। और सोचिए, शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए पेंशन, ये एक ऐसी वेलफेयर स्कीम थी जिसके बारे में उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस का एक और बढ़िया उदाहरण है अष्टप्रधान मंडल, मतलब 8 मंत्रियों की काउंसिल। इसे आप आज के कैबिनेट सिस्टम जैसा समझ सकते हैं। इसमें प्रधानमंत्री यानी प्रधान, वित्त मंत्री यानी अमात्य, हर कोई सीधे छत्रपति को जवाब देता था। ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट सिस्टम था। और एक और चीज जिसमें शिवाजी बहुत आगे थे,
वो थी नेवी। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना की अहमियत को समझा। सोचिए, उस वक्त बाकी भारतीय ताकतों के पास या तो सिर्फ व्यापार वाले जहाज थे या फिर बहुत ही कमजोर नेवी। सब यूरोपियन पास पर निर्भर थे, लेकिन मराठा नेवी 100 से ज्यादा जहाजों और मजबूत किलों के साथ इस पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रही थी। शिवाजी ने जो नींव रखी थी वो इतनी मजबूत थी कि उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत जिंदा रही। लेकिन हाँ, उनके बाद साम्राज्य ने एक नया रूप लिया। ये एक सेंट्रलाइज्ड राज्य से बढ़कर एक अखिल भारतीय शक्ति बन गया और अपने चरम पर पहुंचा। शिवाजी की मृत्यु के बाद भी देखिए, मराठा साम्राज्य का विस्तार रोका नहीं। 1680 के बाद भी ये साम्राज्य लगभग 140 साल तक एक बड़ी ताकत बना रहा और इस दौरान दिल्ली पर कब्जा करने जैसे बड़े बड़े माइलस्टोन भी हासिल किए। तो सवाल यह है कि इतना तेज एक्सपेंशन हुआ कैसे? दरअसल यहाँ एक बड़ा बदलाव आया। शिवाजी का सेंट्रलाइज्ड सिस्टम अब डिसेंट्रलाइज्ड हो गया था। पेशवा यानी प्रधानमंत्री ज्यादा पावरफुल हो गए और जो रीजनल सरदार थे उन्हें भी आज़ादी मिली। इसी मॉडल की वजह से इतना तेज विस्तार मुमकिन हुआ और अपने चरम पर, जैसा ये नक्शा दिखा रहा है, मराठा साम्राज्य पेशावर से लेकर दक्षिण भारत तक फैल चुका था। और एक बात, मराठा साम्राज्य की कहानी सिर्फ पुरुषों की कहानी नहीं है, इसमें महिलाओं का रोल बहुत बड़ा था। रानी ताराबाई को देखिए, एक शानदार मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट जिन्होंने औरंगजेब तक को अपनी रणनीति से चक्कर में डाल दिया था। और दूसरी तरफ थीं अहिल्याबाई होलकर, एक फिलोसोफर क्वीन जिन्होंने पूरे भारत में सैकड़ों मंदिर और घाट बनवाए। देखिए, मराठा सिर्फ एक मिलिट्री पावर नहीं थे, वो एक कल्चरल पावर भी थे। दक्षिण भारत में तंजावुर के मराठों को देखिए, उन्होंने तमिल, तेलुगु और मराठी को मिलाकर एक बिल्कुल नया मिला जुला कल्चर बना दिया। वहाँ के शासक सरफोजी द्वितीय कला के बड़े शौकीन थे। उन्होंने भरतनाट्यम को सपोर्ट किया, मेडिकल रिसर्च के लिए इंस्टीट्यूट खोला और हाँ, किसी भी भारतीय शासक द्वारा लगाया गया पहला प्रिंटिंग प्रेस भी उन्हीं ने शुरू किया था। लेकिन जैसा हर साम्राज्य के साथ होता है, मराठा साम्राज्य के सामने भी एक नई और बहुत बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो गई, अंग्रेज। और यहीं से शुरू हुआ उपमहाद्वीप पर कंट्रोल के लिए आखिरी और सबसे बड़ा संघर्ष। मराठों और अंग्रेजों के बीच ये टकराव 3 बड़ी जंगों में चला। और यहाँ एक बात जानना बहुत जरूरी है, पहले युद्ध में मराठों ने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया था। इससे ये तो साबित हो गया था कि वो कितने मजबूत थे। लेकिन हाँ, बाद में आपसी लड़ाइयों और बदलते हालात की वजह से वो 1818 में तीसरी जंग हार गए और यहीं से भारत में उनकी पॉलिटिकल पावर का अंत हो गया। तो फिर मराठा साम्राज्य की असली विरासत क्या है? उनके बारे में ना बहुत सी गलतफहमियां हैं। तो चलिए आज कुछ बातें एकदम साफ कर लेते हैं। तो चलिए कुछ सबसे बड़े मिथकों और उनकी सच्चाई पर नजर डालते हैं। पहला मिथक, वो सिर्फ एक रीजनल पावर थे। सच्चाई, वो अंग्रेजों से पहले की सबसे बड़ी पैन इंडियन पावर थे। दूसरा मिथक, महिलाओं का कोई रोल नहीं था। सच्चाई, ताराबाई और अहिल्याबाई जैसी शक्तिशाली रानियां थीं। तीसरा मिथक, शिवाजी असहिष्णु थे। सच्चाई, उन्होंने हमेशा दूसरे धर्मों का सम्मान किया, उन्हें संरक्षण दिया। और सबसे बड़ा मिथक कि अंग्रेजों ने भारत मुगलों से छीना। सच्चाई ये है कि ब्रिटिश जीत असल में मराठों पर जीत थी, उनके सबसे बड़े दुश्मन मराठा ही। तो चलिए इस पूरी चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये बात तो साफ है कि अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी मराठा ही थे और उन्होंने शासन का एक बिल्कुल अलग, एक स्वदेशी मॉडल भी दुनिया के सामने रखा था। तो बस एक बार सोचकर देखिए, अगर वो आखिरी लड़ाई मराठा जीत जाते तो आज का भारत कितना अलग होता। So, let me ask you a question. Who was the last major Indian power that stood in the way of the British Empire? Now, if you said the Mughals, well, you're not alone, but that's not the full story. Today, we're diving into the incredible rise of the Marathas, a group that went from a regional force to, at one point, the dominant power across the subcontinent. It's an amazing story. All right, here's our game plan. We're going to break down this epic journey into 6 key chapters. We'll start with who the Marathas actually were, then get into the revolutionary vision of their founder. From there, we'll see how they built their empire, expanded it across India, left behind a rich cultural legacy, and finally, faced their ultimate test against the British.
To really get this, you have to picture the Deccan Plateau back in the 17th century. Think rolling hills, rugged terrain, and these incredible, formidable forts. This whole landscape was basically the perfect crucible for forging a brand new empire. So, who were the Marathas? Well, they were the people native to this region, what we know today as Maharashtra. What really united them was their shared Marathi language and a very strong cultural identity, which was deeply influenced by the Bhakti movement. This movement made spiritual ideas and texts accessible to everyone, not just the elites. After centuries of being ruled by others, you can just feel that the stage was set for something big to happen. And that something big was really ignited by one absolutely extraordinary person, Chhatrapati Shivaji Maharaj. And you have to understand, he wasn't just a brilliant warrior. He was a visionary. He had an idea that was about to spark a revolution. And that big idea was called Swarajya. Now, this wasn't just about kicking out a foreign ruler. Not at all. For Shivaji, Swarajya was a complete, holistic vision of self-rule. It meant controlling your own politics, your own economy, and reviving your own culture, completely free from outside dominance. It was basically a declaration of total independence. Okay, but having a great vision is one thing. Actually turning it into a real, functioning empire, that's a whole other ballgame. So how did Shivaji do it? Well, it all came down to his military genius and some really radical, new ideas about how to run a state. Militarily, Shivaji was an absolute master of guerrilla warfare. He used that hilly Deccan terrain that he knew like the back of his hand. His small, incredibly agile forces could outmaneuver and just totally demoralize much larger, slower imperial armies. His famous nighttime raid on the Mughal general Shaista Khan's camp, it was so precise, so devastating, people have compared it to a modern-day surgical strike. That's how advanced his thinking was. And just look at the timeline of his life. The pace is just staggering. He starts his military campaigns at just 16 years old. He founds a navy, which was a game changer at the time. He pulls off this legendary escape from a Mughal prison, gets formally crowned as king, and lays the foundation for an entire empire, all before he dies at the age of 50. It's incredible. Now, this is where it gets really interesting, because it wasn't just about winning battles. Look at how he built his state. His rivals, the Mughals and the Sultanates, they relied on hereditary posts and land grants. This created powerful, independent lords who were often loyal to themselves first. Shivaji, he did the exact opposite. He got rid of hereditary jobs, paid his officials a salary directly from the state treasury, and moved them around regularly. What did this do? It created a centralized, merit-based system where loyalty was to the state, not to some local lord. Absolutely brilliant. And to actually manage this new, slick, centralized government, he created something called the Ashta Pradhan Mandala. You can basically think of it as a modern cabinet. It was a sophisticated council of 8 ministers, and each one had a specific job, from finance and foreign affairs to justice and, of course, commander-in-chief of the army. And his vision, it went so much deeper than just power and politics. This quote right here about protecting trees, it just reveals so much about him. He was a ruler who was genuinely concerned about the welfare of his people and his land. He had strict orders against harming civilians. He forbade slave trading. He even pushed for environmental protection. So the key takeaway here is that his concept of Swarajya, of self-rule, it was built on a foundation of justice and welfare for all. So, what happens when a leader, that visionary, is suddenly gone? You'd think it might be the end, right? Well, for the Marathas, Shivaji's death in 1680 was anything but the end. In fact, it was the beginning of their most dramatic, explosive expansion, the one that turned them into a true pan-Indian empire. After Shivaji, the whole structure of the empire started to shift. That tightly centralized state he built started to become a more decentralized confederacy. Power moved from the king, the Chhatrapati, to the prime minister, the Peshwa. And at the same time, you had these powerful regional chiefs gaining a lot more autonomy. Now here's the irony. It was this very decentralization that actually fueled their explosive growth across India. And boy, did the empire produce a new generation of incredible leaders. You have Shivaji's determined son, Sambhaji, the naval genius Kanoji Ingre, the great expansionist Peshwa Bajirao I, and Mahaji Shinde, the man who brought the Mughal capital of Delhi itself under Maratha control. The list goes on. And we absolutely cannot talk about Maratha leadership without highlighting the powerhouse women who shaped its destiny. Just look at these two. On one hand, you have Tarabai, a warrior queen and brilliant military strategist who literally outmaneuvered the Mughal Emperor Aurangzeb.
And on the other, you have Ahilyabai Holkar, a visionary administrator whose 30-year rule brought peace and prosperity, and who's remembered for rebuilding iconic temples across India, like Kashi Vishwanath and Somnath. Just incredible. Okay, so beyond the battlefields and the politics, the Marathas were also huge patrons of art, culture, and innovation. Their legacy isn't just about conquest, it is literally woven into the cultural fabric of India. And a perfect example of this is the Maratha kingdom of Thanjavur, way down in the south. It became this amazing melting pot of cultures. Its ruler, Serfoji II, was a true Renaissance man. Get this, he set up one of the first printing presses run by an Indian ruler, was a huge patron of the arts, and even founded a hospital that offered both Indian and Western medicine completely free of charge. But as we know, all empires eventually face their greatest challenge. And for the Marathas, that challenge came from a new trading company that just happened to have its own army, the British. This final chapter is not only about the sunset of their power, but it also helps us clear up some really big historical myths. Now, this clash unfolded over 3 major wars. And you have to remember this part. The Marathas won the First War. They decisively stopped British expansion for 2 whole decades. It ultimately took the British nearly half a century and 3 brutal wars to finally overcome them, with Maratha power officially ending in 1880. Okay, so let's bust some myths. First up, this idea that the Marathas were just some regional power. Is that true? The reality? Absolutely not. At their peak, they were the dominant political and military force in India, period. Their influence stretched clear across the subcontinent, making them the preeminent pan-Indian power right before the British colonial era truly began. And that leads us to probably the most important myth we need to correct today, one that really changes how we see the whole transfer of power in India. And that's the common story that the British took India from the Mughals. And here's the reality check. By the time the British were making their final decisive move, the Mughal Empire was, frankly, a shadow of its former self. So the most crucial point to take away is this. The British didn't take India from the Mughals. They took it from the Marathas. The Marathas were their chief rivals and the true superpower of 18th century India. And this all leaves us with one fascinating final thought to chew on. The very same decentralization that fueled the Marathas' incredible expansion also created the internal rivalries that ultimately weakened them in the face of a new enemy. So you just have to ask yourself, what might have happened if those powerful independent chiefs had managed